मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं ठीक ठाक हूँ और जनाब उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे और जनाब हमारा जो प्रोग्राम है वो भी इंजॉय कर रहे होंगे। और हमेशा की तरह आज भी जनाब मैं मज़े के और मालूमात से भरपूर टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो जनाब जल्दी से आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने आ जाएं और हमने क्योंकि खूब सारी बातें करनी है और एक अहम एक मशवरा भी देना है आपको ज़िंदगी के हवाले से कि जनाब ज़िंदगी एक खूबसूरत और कीमती चीज़ है। इसे ना खुशगवार बनाने की हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, मोहब्बतें बांटनी चाहिए और खुशियाँ समेटनी चाहिए। अशफाक अहमद साहब का एक कॉल है, कहा करते हैं कि जनाब मोहब्बत की पहचान मिक़दार नहीं मयार से होती है। मोहब्बत थोड़ी भी मिले ना मगर सच्ची मिले तो ज़िंदगी संवर जाती है। इसलिए ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी हमें ज़िंदगी संवारने की कोशिश करनी चाहिए और इसी जनाब मेरे ख्याल से मकसद के साथ, इसी एम के साथ हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। तो आज का ये छोटा सा पैगाम था कि जनाब मोहब्बत बांटा करे और खुशियाँ समेटा करे, इसी के साथ ज़िंदगी भरपूर तरीके से आपकी गुजर सकती है। तो हम भी आगे बढ़ते हैं और जनाब बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं आज के प्रोग्राम का। सेगमेंट है हमारा आज की किताब और इस सेगमेंट में प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं और जनाब आज वो किस किताब के साथ हमारा और आपका तारुफ करवाने वाले हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा आज की कौन सी किताब है? मुनीबा, मैंने तातार के फूल को तोड़ने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। उसका तना कांटों से भरा हुआ था और अगरचे मैंने अपने हाथ पर रुमाल लपेट रखा था लेकिन कांटे फिर भी मेरे हाथ में चुभ गए थे। कांटों के हिसार में घिरा हुआ ये सुर्ख फूल इतना मजबूत था कि मुझे उसे तोड़ने के लिए एक एक कांटे को अलग करने में पूरे 5 मिनट लग गए। बिलाखिर जब मैंने फूल तोड़ लिया तो उसका तना फट चुका था, रेशे अलग-अलग कटे हुए दिखाई देने लगे और अब तातार का वो पौधा इतना ताज़ा और ख़ूबसूरत नज़र नहीं आ रहा था जितना कि फूल तोड़ने से पहले था। यही नहीं, तातार का वो फूल अपनी खुरदरी और सख्त शक्लो सूरत के साथ गुलदस्ते के दूसरे नर्म व नाजुक फूलों में सज भी नहीं रहा था। यकायक मुझे खुद से निदामत महसूस होने लगी। अपनी हमाकत पर मैंने खुद ही माजरत चाही कि मैंने बिला वजह एक ऐसे फूल को तोड़कर ज़ाया कर दिया जो अपनी ही जगह अच्छा लगता था। उसके बाद दुखी दिल के साथ तातार के फूल को खाई में करीब ही फेंक दिया था। ये जो खूबसूरत किताब है या मैंने आपको जो इक़्तिबास सुनाया है, ये लियो टॉल्स्टॉय का एक नावल है, हाजी मुराद। और टॉल्स्टॉय आप जानते हैं कि कितने अजीम रशियन लिखारी हैं, नावल निगार हैं। ये उनका आखिरी नावल है और ये एक मुख्तसर नावल है। और ये जो आपको शुरू में इक़्तिबास सुनाया है उस इक़्तिबास को हम अगर कनेक्ट करें नावल के बिल्कुल आखिरी लाइनों से तो ये वो उस आदमी की मौत थी जिसने मुझे हल चले हुए खेतों में कुचले और मसले हुए तातार की याद दिला दी थी। तो ये सारा जो नावल है दरअसल शुरू में एक गुलाब नहीं है, सुर्ख फूल है, उसकी एक अलामत से शुरू करते हैं। और उसके बाद ये जो हाजी मुराद है ये अब कौन है? ये इमाम शामिल के साथ एक जंगजू थे जो अपने इख्तलाफात की वजह से अलग हो गए। दागिस्तान में जो लड़ाई चल रही थी रूस के ख़िलाफ़, अलग होने के बाद इन्होंने ज़ार रूस से मदद भी मांगी, रूस की हिमायत भी की। लेकिन सैयद कासिम महमूद साहब का ये कहना है और ये नावल से हमें पता भी चलता है कि उन्होंने आखिरी दम तक दिल से ये तस्लीम ना किया कि मैं किसी तरह सरेंडर कर दूं और फिर सरेंडर करते और फ़रार होते हुए ही बिलाखिर ये फिर मारे भी गए और इनका सर काट लिया गया। इसका जो तर्जुमा किया है मुज़फ़्फ़र मोहम्मद अली ने, और इन्होंने जंग पब्लिशर्स के लिए बहुत सारे तर्जुमे किए हैं और ख़ुद बड़े अच्छे अफसाना निगार थे। इतना अच्छा तर्जुमा है, हकीकतन इस पे गुमान होता है कि ये टॉल्स्टॉय ने लिखा ही इसी ज़ुबान में है। तो टॉल्स्टॉय की जुज़ियात निगारी इतनी आलीशान के सुभान अल्लाह। लेकिन इसके आखिर पे ये आज रमज़ान शरीफ के हवाले से इसको क्यों मुंतखब किया? क्योंकि ये एक मुसलमान जंगजू की दास्तान है और इसका नाम हाजी मुराद है। इमाम शामिल वहाँ नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, दागिस्तान में इनका बड़ा असर रसूख है। और आपने रसूल हमज़ा तूफ़ की किताब इसी हवाले से मेरा दागिस्तान भी पढ़ी होगी। तो इस नावल में ज़ार रूस का मजाक भी उड़ाया गया है और जो किरदार निगारी है, जुज़ियात निगारी है, वो इंतहाई शानदार है। जंग और अमन, वॉर एंड पीस, ये कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो नावल निगार है वो लियो टॉल्स्टॉय ही था। लेकिन इस नावल में
मुझे ये लगा कि जैसे वेस्ट के लोग बाज़-औक़ात ये कहते हैं कि ठीक है आप कहते होंगे नॉवल निगार, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये नहीं है, तो फिर उसका जवाब ये दिया जाता है कि जैसे रूस ने हर चीज़ को पलट के रख दिया, इनकलाब आ गया, इसी तरह हम क्यों वही पैटर्न फॉलो करें जो यूरोप में नॉवल का था, हम अपने अंदाज से लिखेंगे। तो वॉर एंड पीस उस अंदाज से लिखा गया, यानी वो एक रैशनल देते हैं। तो जाहिर है वो इनकलाब रूस से पहले के हैं, ये टॉल्स्टॉय भी, ये नावल भी उससे पहले का है। इसमें जो सुर्ख गुलाब है, इसकी एक आप फ्यूचरिस्टिक हो के देखा जाए तो इंटरप्रिटेशन वही इनकलाब रूस की भी बनती है, लेकिन दूसरी असल में जो इंटरप्रिटेशन है वो यही है कि ये अलामत दरअसल हाजी मुराद की है। तो इसका जो इख्तिताम है वो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत जल्दी में क्रैश लैंडिंग की गई है। तो लगता है मुझे कि शायद चूँकि ये पोस्ट्यूमसली शाया हुआ था, तो लगता है कि किसी और ने शायद इसको मुकम्मल किया हो, क्योंकि ये आखिर पे थोड़ा सा हिस्सा ऐसे ही है कि ये टॉल्स्टॉय की अपनी तहरीर नहीं है और मंतकी तौर पे इसका इख्तिताम नहीं हुआ, बल्कि क्रैश लैंड कर गया है। और जनाब अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुसन्निफ़ हैं और शायर हैं, और आज बहुत ही खूबसूरत नावल के हवाले से जनाब उन्होंने हमें बताया है, जो कि एक मुसलमान जंगजू की जनाब दास्तान है कि रशियन सल्तनत के ख़िलाफ़ जो जदोजहद हुई थी उस पर मबनी एक ये नावल है। और जनाब रशियन राइटर का ये नावल है जिसका नाम है हाजी मुराद। तो आप लोग भी इसको पढ़िएगा और फिर इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप लोग हमसे कोई रिव्यू करवाना चाहते हैं किन बुक्स का, किताबों का, तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज जागो लाहौर पे हमें मैसेज करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ इंटरनेट की दुनिया के हवाले से बात कर लेते हैं। कुछ वायरल न्यूज़ हैं जिनसे आपको हमने आगाह करना है। और अगरचे हवाई जहाज़ के अंदर हमने चूहे भी देखे हैं, लाल बेग मिलने के वाक़यात भी बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन इंडियन परवाज़ में एक बिच्छू ने खातून को काटा है। इसके बाद फौरी तौर पर तैयारे को करीबी एयरपोर्ट पर उतारा गया। ताहम खातून बताई जा रही है कि अब ख़तरे से बिल्कुल बाहर है। और इस वाक़े की तस्दीक करते हुए एयर इंडिया फ़ज़ाई कंपनी ने कहा कि पेश आने वाले इस वाक़े के बाद खातून को तमाम ज़रूरी तिब्बी इमदाद दी गई हैं। और एयर इंडिया तर्जुमान ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए अपनी नोयत का एक पहला वाक़या कहा है। ताहम इस वाक़े के बाद इंजीनियर और माहिरीन की टीम ने तैयारे के एक एक गोशे को अच्छी तरह देखा और उसके बाद फ़ज़ाई सफ़र के लिए इसको क्लियर करार दे दिया गया था। तो ये एक बड़ा ही जनाब मैं तो कहूँगी कि अफसोसनाक वाक़या ही है जो हमारे सामने आया है। कि इससे पहले हमने देखा कि चले लाल बेग भी निकल आता है, बिल्ली या इस तरह की चीज़ें भी हमने देखा कि वहाँ से निकल आती हैं, लेकिन बिच्छू का निकलना वाकई एक हैरानकुन अमल भी है, एक हैरानकुन बात भी है और बड़ी अफसोसनाक बात भी है कि उसने एक खातून को काट लिया। लेकिन बताया ये जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि अब वो ख़तरे से बाहर हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब कुछ पाकिस्तानी शोबीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। और जनाब फ़िल्म प्रोड्यूसर इफ्तिखार ठाकुर की फ़िल्म सुपर पंजाबी 12 मई को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाएगी। और डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इफ्तिखार ठाकुर का कहना है कि इस फिल्म का दुनिया भर के 860 स्क्रीन्स पर प्रीमियर किया जाएगा। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम भी मचाएगी। और फिल्म की कास्ट के हवाले से बात कर ली जाए तो मोहसिन अब्बास, साइमा बलोच, सना, सलीम अलबेला, कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर इसमें शामिल हैं। और फिल्म की हिदायतकार अब्बू अलीहा और प्रोड्यूसर इफ्तिखार ठाकुर हैं। और फिल्म के ट्रेलर और गानों की लॉन्चिंग तकरीब मकामी होटल में मुनक्किद हुई और फ़नकार बरादरी ने फ़िल्म को बहुत ज़्यादा सराहा है और फिल्म साजों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। और नामवर हिदायतकार शहजाद रफ़ीक ने कहा कि ये एक तफरीही फ़िल्म है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम भी मचाएगी। और फिल्म के राइटर नासिर अदीब ने आने वाली फ़िल्म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कॉमेडियन आसिफ इकबाल ने कहा कि उम्मीद है कि इफ्तिखार ठाकुर मुस्तकबिल में भी मज़ीद फ़िल्में बनाएंगे। तो जनाब इसका ट्रेलर लॉन्च हो गया है, आइए आपके साथ वो शेयर करते हैं। और जनाब फिल्म का ट्रेलर आप लोगों ने देखा है, उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म भी इसी तरह बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम बात करते हैं शहरियों के मसाइल और अरबाब इख्तियार के ज़रिए इनके मौसर हल के हवाले से। और आज हमने बात करनी है लोकल बॉडीज़ यानी महकमा बल्दियात की। तो नाज़रीन, बल्दियात या बल्दियाती नुमाइंदे किसी भी शहर की इंतज़ामिया में रीढ़ की हड्डी की मानंद होते हैं और हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमेशा ही आला हुकाम आम आवाम की पहुँच से दूर रहें। अवामी मसाइल को हल करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो आम लोगों की रसाई में हो, और जिसके लिए बाकी ममालिक की तरह हमारे मुल्क में भी बल्दियात का निज़ाम मौजूद है। और लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि कभी इनसे इख्तियारात ले लिए जाते हैं और कभी इन्हें दे दिए जाते हैं। लेकिन काफ़ी अरसे के बाद हम बल्दियाती निज़ाम में कुछ तब्दीलियाँ देख रहे हैं कि जो मंसूबे ताख़ीर का शिकार थे वो अब पूरे हो चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नए मंसूबे समेत पंजाब के बल्दियाती निज़ाम बेहतरी और तरक्की की जानिब भी गामज़न है। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ये हैं: लोकल गवर्नमेंट टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पर अमल दरामद, महकमा बल्दियात में ई टेंडरिंग और ई बिडिंग सिस्टम का निफाज किया गया, अब बल्दिया आपकी मुहिम का आगाज़ किया गया, लोकल गवर्नमेंट यूथ वॉलंटियरली प्रोग्राम का इजरा हुआ, साफ शफाफ बल्दिया मुहिम का आगाज़ हुआ, डिजिटल बल्दिया प्रोग्राम का आगाज़ समेत 60 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जारी हैं और कई इनमें से मुकम्मल भी हो चुके हैं। तो जनाब, कितना मुश्किल टास्क है, क्या क्या चैलेंजेस करने पड़े हैं फेस। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निगरान सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं इब्राहिम हसन मुराद हैं, जो कि सबसे मैं कहूँगी जनाब के यंगेस्ट वज़ीर आए हैं, मिनिस्टर आए हैं किसी भी हुकूमत के। मैं तो ये कहूँगी कि वो आज हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद है। उनको वेलकम कहते हैं। आपको वेलकम कहती हूँ इब्राहिम, कैसे हैं आप? थैंक यू जी। और जनाब इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया। इमरान, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले आप ही की तरफ आऊँगी इब्राहिम कि कैसे क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको जब आप इस पोस्ट पे आए हैं? तो देखिए, मेनली तो लोकल गवर्नमेंट जो है ये सबसे बड़ा महकमा है और जितनी बुनियादी पब्लिक सर्विस डिलीवरी होती है वो लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जिस तरह मैं बताऊं कि सफाई के जो इश्यूज़ हैं, वेस्ट मैनेजमेंट जो होती है, सैनिटेशन के जो इश्यूज़ हैं, सीवरेज के जो इश्यूज़ हैं और इवन वाटर सप्लाई जो होती है, फिर पार्किंग के जो इश्यूज़ हैं और कैटल मार्केट्स हैं, ये भी इसके अंडर आती हैं। और मैं ये और भी ये बात करता हूँ लोगों को कि लोकल गवर्नमेंट से अवाम का ताल्लुक़ पैदाइश से लेके मौत तक है, क्योंकि जो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट है वो भी हम इशू करते हैं। हाँ, तो ये है कि जो अगर आप लोकल गवर्नमेंट के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके तो आम आदमी की जो ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। और हमने कोशिश की कि जिसमें गवर्नेंस के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए, क्योंकि गवर्नेंस के अंदर अगर आपने इम्प्रूवमेंट लानी है तो इसके लिए आपको कोई फंड्स नहीं चाहिए, इसके लिए आपको एक विल चाहिए, इंटेंशन चाहिए। और अगर आपके लोग मेहनत करें आपके साथ, उसी नज़रिए से काम करें तो आप काफ़ी जो है चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और चेंजिंग्स लेकर आनी भी चाहिए। अच्छा इमरान, हम 12 मरतबा हमने लोकल बॉडीज़ के हवाले से अपने शो में बात भी की है और आपने उसके ऊपर हमें आगाह भी किया है, अवेयर भी किया है। तो लोकल बॉडीज़ जब नहीं होती थी तो बहुत सारे मसाइल जन्म लेते थे, तो अब क्या चेंजिंग्स आई हैं, क्या आपने बदलाव देखा है जब से लोकल बॉडीज़ आई है? देखिए जी, अभी तक तो लोकल बॉडीज़ का जो निज़ाम है वो अभी राइज नहीं हुआ। अभी तो कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर बल्दियात हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, इकाई है लोकल बॉडीज़ जो हैं वो आपके तमाम जो सिस्टम है उसकी इकाई है। 148 सेक्शन है, उसके तहत जो है सुबह को अपनी जो है नीचे लोकल बॉडीज़ को इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं। मगर बदकिस्मती से यही सूरत हाल सामने आ रही है कि मौजूदा सूरत हाल में शहर में जो इस वक्त अगर देखा जाए तजावज़ात का मसला, अगर देखा जाए पार्किंग का मसला, अगर देखा जाए कोई भी मसला देखा जाए, सीवरेज का, पानी का, साफ़ पानी का, तमाम मसाइल जो है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ जुड़े होते हैं और इनको पल पल की खबर होती है, क्योंकि इनके पास अफसरान है और नीचे यही समझ लें कि एक फ़ौज है जो ज़फ़रदार मौज है, यानी कि वो अपनी मर्ज़ी से काम करना है, अपनी मर्ज़ी से उठना है, बैठना है। जिस तरह बाहर की लोकल गवर्नमेंट है वैसी नहीं है माजरत के साथ। अगर वैसी हो भी सकती हैं अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत अच्छे आ जाएँ, बहुत तेज़ी से काम कराएँ, संजीदगी से काम कराएँ, रोज़ के रोज़ उनसे काम भी लें। अभी हमें इब्राहिम हसन मुराद साहब को देखें, पिछले तकरीबन 2.5-3 माह से हम उनको देख रहे हैं, जंप करते हैं
और रूटीन में ही अपना काम कर रहे होते हैं, अपना एक सिस्टम चला रहे होते हैं, इसके बावजूद कि निगरान गवर्नमेंट है। और मैं बड़ा इस बात पे हैप्पी भी हूँ कि ये काम करते हुए नज़र आते हैं। अगर आपको कहीं पे पार्किंग का मसला है तो हम इनको कॉल करते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, मॉल पे पहुँच जाते हैं, बताएं कहाँ पे है, वहाँ पे ऑर्डर। मगर फिर वही बात आ जाती है, माफिया बहुत है। अच्छा, माफिया के शिकंजे में लाहौर शहर माफिया के शिकंजे में है। और इन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरह माफिया से छुटकारा हासिल किया जाए, क्या प्लान आउट किया गया है। पार्किंग का हमारे लाहौर में मसला है, स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाएगा। देखिए, जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, ये लोकल बॉडीज़ के ऊपर डिपेंड करता है जी। उसमें ये कि एक आम आपका पाकिस्तानी का कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि उसकी लोकल गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर हम ये तवक्को रखें एडमिनिस्ट्रेटर से या लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, कि ये हमें बेहतरीन पब्लिक सर्विस भी दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक फ़र्ज़ करें आपके गली के मोहल्ले के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इलेक्टेड, और वो जो है आपके मसाइल जानते हैं, उनको पता है कि हमने इनके पास वोट लेने जाना है और हम इनके नुमाइंदे हैं और हमने इनके बीच में रहना है, तो तब तक जो है ना आपको वो सही पब्लिक सर्विस डिलीवरी नहीं देंगे। अगर फ़र्ज़ करें कोई आदमी है वो GOR में रह रहा है और उसके एक समझे गड़ी शाहू में किसी का मसला है, तो उसको तो कोई उससे इतना नहीं होगा। एक ऑब्वियसली एक लिमिट तक वो आपको हेल्प कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। और ये मुल्क में कुछ हुए हैं सूबे में और फिर वो डीनोटिफाई हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी सियासी पार्टीज़ हैं इनको इसके ऊपर कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए और लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है इसको बहाल करना चाहिए। और अब आप देखें कि फ़र्ज़ करें MPA होते हैं और MNA होते हैं। एक MNA के एवरेज हल्के में 4.5-5 लाख आबादी है, लेकिन जो UC होती है उसके अंदर जो है तकरीबन आप फ़र्ज़ करें 1/10 उसका होता है। तो और वार्ड है उसका भी 1/10 उसके अंदर होता है। तो अगर इस तरह का एक सिस्टम हो, सेटअप हो, तो आप जो है बहुत बेहतर तरीके से जो है ना आवाम की जो उम्मीदें हैं उन पे पूरा उतर सकते हैं। तो हमें फिल फॉर जो है ना इसको क्रिएट करने की ज़रूरत है कि हम लोकल गवर्नमेंट का सेटअप बनाएं। इन द सेंस कि हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएँ और वही अपने इलाके के मसाइल को बेहतर जानते हैं, वही अपने इलाके के मसाइल को बेहतर हल कर सकेंगे। एक फ़र्ज़ करें मिनिस्टर है, उसके अंडर मरी से लेकर राजनपुर तक इलाका है और मैं उस दिन गया तो वो तकरीबन 630 किलोमीटर का सफ़र था। अच्छा। तो आप अगर उससे तवक्को रखें कि जो है वो पूरे सूबे में तब्दीली लेगा, हम कर रहे हैं चीज़ें, मैं आपको शेयर भी करता हूँ कि जिस तरह पार्किंग के अंदर जो है, जब मैंने देखा कि जो पर्ची थी उसमें कोने में अमाउंट लिखी होती थी। अच्छा। कि जहाँ से उधर से फाड़ते थे तो अमाउंट कस्टमर को पता ही नहीं लगती थी कि है कितनी। तो उसमें हमने उसको रीडिज़ाइन कराया कि वो हर जगह नज़र आए। फिर स्पॉट विजिट्स वगैरह किए, कुछ सुपरवाइजर्स थे उनकी रीइंस्टेटमेंट हुई है और हम चाह रहे हैं कि इसकी आउटसोर्सिंग की तरफ जाएं कि ये जो है गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो खड़े होकर 10-20 रुपये कलेक्ट करें। ये हम प्रोफेशनल कंपनीज़ को आउटसोर्स करें, प्राइवेट सेक्टर को, और हम सिर्फ ये मॉनिटर करें कि ये ओवर चार्जिंग तो नहीं करें या सेम रेट्स चार्ज करें और क्लीनिनेस प्रोवाइड करें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, नहीं करें। और इसी की जो एक मिसाल है सक्सेसफुल, वो है कैटल मार्केट कंपनी में। और कल परसों ही ऑक्शन हुआ है और बड़ा ग्रैंड ऑक्शन हुआ है, तारीखी ऑक्शन हुआ है कि आप सोचें कि ईयर ऑन ईयर हमें 50% इजाफा हुआ है हुकूमत की आमदन में। पिछले साल जो है तकरीबन 3 अरब 70 करोड़ का ठेका गया था कैटल मार्केट्स का, और इस साल 5 अरब 67 करोड़ का गया है। तो इसमें तकरीबन 2 अरब का इजाफा है। और पहले ये हुकूमत जब खुद चलाती थी तो 1 अरब 70 करोड़ आता था। अच्छा। और आज आप देखें कि 2 साल के अंदर 5 अरब 67 करोड़ आ रहा है। तो अगर हम इसको आउटसोर्स कर दें तो गवर्नमेंट के भी रेवेन्यू में इजाफा होगा और ऑब्वियसली इसमें शफाफियत भी आएगी और बेहतर तरीके से शहरियों को भी जो है सहूलियात जो है वो फराहम होगी। अच्छा, एक दूसरा गैर कानूनी तजावुज़ात के हवाले से बड़ा हमारा लाहौर शहर भी इसके निर्गे में रहता है, हमारी ट्रैफिक भी इसकी वजह से ब्लॉक रहती है, तो उस हवाले से कोई स्ट्रेटजी बनाई है आपने? जी, मैंने विज़िट किया लाहौर के अलावा भी, पिंडी भी, फैसलाबाद भी, सरगोदा भी। तो उधर एक तो ये कि जो गवर्नमेंट के पार्किंग प्लाजास थे ना वो रुके हुए हैं। तो हमने एक ये इंफॉर्मेशन सीख की है कि जितने पार्किंग प्लाजाज हैं पंजाब में, जो बड़े इनके बाज़ार हैं बड़े शहरों के, लाहौर के अंदर भी 2-3 हाईलाइट हुए हैं, बाकी भी शहरों में हुए हैं, कि उनको हम जो है ना ऑनगोइंग स्कीम के अगर वो हैं तो उनको रीस्टार्ट करें और उनको बनाएं। और क्योंकि जब वो बनते नहीं है तो हर जगह इधर उधर कोने में लोग अपनी प्राइवेट पार्किंग शुरू कर देते हैं। और कल मुझे कोई कह रहा था कि वो 50 रुपये ले रहे हैं, लेकिन मैंने पता किया कि मार्केट्स के अंदर आप यकीन करें 200 से 250 रुपये ले रहे हैं। और एक और जगह लाहौर के अंदर मेरे ख्याल से आज़म क्लॉथ मार्केट है, उधर दिन का 500 रुपये लेते हैं।
तो ऐसी जो है ये माफियाज बन गए, बिजनेसेस बन गए, जिससे जो है वो गवर्नमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली उसने जो सर्विस देनी थी वो डिलीवर नहीं की, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो सामने आ गया और वो अपने तरीके से अपने मदद आप जो है वो रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है और आवाम को सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। और अगर ये हम शुरू करा सकें, हमारी प्लान है कि जितने ये 8-10 पार्किंग प्लाजाज हैं, पिंडी में भी हैं, लाहौर में भी 2-3 हैं, बाकी शहरों में भी, फैसलाबाद में, ये जो सबसे बड़े बाज़ार हैं उनके आसपास, और बाकी कुछ महकमे जिनकी ज़मीनें हैं जिस तरह औकाफ है, तो उनसे भी हम चाह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो लीज पे वो लैंड लेके उधर पार्किंग प्लाजाज बना दे, ताकि हम पब्लिक सर्विस जो है ये मेन आपकी कहीं भी जाए तो आपको गाड़ी लगाने की जगह होनी चाहिए, वरना आप ना ट्रेड हो सकती है ना इकॉनमी चल सकती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको स्टार्ट करें। ये मोटे मोटे जो कह लें कि मसाइल हैं शहर लाहौर के, जिनके हवाले से हम डिस्कशन करें, जिस तरह मैंने बात की कि गैर कानूनी तजावुज़ात के हवाले से भी बड़ा हमारा शहर जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहता है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए मुनीबा, मैं तो आजकल ये कहूँगा कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त पार्किंग का है, और तजावुज़ात वहाँ पे लगते हैं जहाँ पे पार्किंग जो है वो बाहर आ जाती है, सड़क पे आ जाती है, उसके इर्द गिर्द आपको तो ठेले वगैरह, रेडियो वगैरह नजर आनी शुरू हो जाती हैं। अभी मसला जो लाहौर शहर में चल रहा है वो, अगर आपके लाहौर शहर में हमने सुना था 2016 में 13 पार्किंग प्लाजे बने हैं, तो आज तक तब वो बंदे थे 80 करोड़ के, अब वो उनकी मालियत जो है वो 14 से 15 अरब चली गई है। अब देखिए कितना नुकसान है इस बात का कि अगर वो शुरू हो जाते, बन जाते, मटेरियल भी सस्ता होना था, आज मटेरियल भी नहीं मिल सकता आपको, अब ज़मीनें भी मौजूद है, उनके लिए थोड़ी सी फाइट की ज़रूरत है। अब लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं हो रहे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, लोगों के साथ, लोगों को रिलीफ तो देना पड़ेगा। अब आपका इतना बड़ा माल रोड है, माल रोड पे पैनोरामा है, पैनोरामा के आगे अगर पार्किंग लग रही है तो वहाँ पे कोई अपनी मर्जी से 20 रुपये दे रहा है, कोई फैमिली आ गई उससे 100 रुपये ले लेते हैं, कोई गाड़ी खड़ी हो जाती है उसको तंग किया जाता है। यानी कि ये सिर्फ माल रोड की मैं मिसाल दे रहा हूँ जो VVIP मूवमेंट में सारा दिन रहती है। अभी बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह कूड़े से बिजली बनाने के हवाले से, कूड़े से बिजली बनाने के हवाले से इतने बड़े मसला है कि अब दुनिया सोलर एनर्जी पे जा रही है। पाकिस्तान में भी सोलर एनर्जी पे बहुत सारे महकमे जा चुके हैं, मगर हमारे पास इतना ज़्यादा इस वक्त सॉलिड पड़ा हुआ है जिसको रोज़ाना वेस्ट कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, बजाय इसके कि हम उससे कोई फ़ायदा ले सकें डंपिंग साइट पे। अभी COLWMC बाबर साहब दीन है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसके ऊपर वो एंड तक पहुँच चुके हैं। अभी जो भी करना है वो गवर्नमेंट ने करना है, वो ये धक्काशाही करेंगे, धक्का देंगे तो वो आगे चलेंगे, नहीं तो वो तो स्टेप रह गया है, वो अपनी प्रेजेंटेशन बनाकर बैठे हुए हैं कि मुझे कब वज़ीर बल्दियात बुलाएं, मैं उनको प्रेजेंटेशन करूं, तो वो आगे मुख्तलिफ कंपनीज को बुलाएंगे, तो वो उसके बाद कोई सिस्टम चलेगा। क्या है इस हवाले से कोई प्लान किया है आपने भी? लाहौर में तकरीबन दिन का 5,500 टन जो है ना वेस्ट उठाया जाता है, और इससे हमारा जो कंसल्टेंट्स ने एस्टिमेट लगाया वो तकरीबन 70 से 80 मेगावाट बिजली जनरेट हो सकती है 8 से 9 सेंट पे, और 8 से 9 सेंट आज के डॉलर के लिहाज से आपके तकरीबन 20 से 22 रुपए बनते हैं, 25 रुपए मैक्सिमम। और आप रेजिडेंशियल यूनिट और कमर्शियल यूनिट देख लें 40 से 60 रुपए पे चले गए इंडस्ट्रियल। तो ये है कि अगर इसको एक साफ़ शफाफ तरीके से करें, एग्जीक्यूट करें, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और कुछ हमारे इंटरेस्ट आया भी है इंटरनेशनल फर्म से, कोई नॉर्वे की फ़र्म है, जर्मनी की फ़र्म है, वो इंटरेस्टेड है कि हम ये इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और हम इसको आगे भी ले जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लाहौर के शहरियों के लिए अच्छा एक ये होगा कि उनको सस्ती जो है वो बिजली फराहम होगी कूड़े से। लेकिन हम इससे पहले भी इब्राहिम बहुत दफ़ा सुना है कि वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, काम चल रहा है, पेपर वर्क चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशंस मुकम्मल हो रही हैं, लेकिन इनिशिएटिव कोई नहीं लेता। तो आप अगर लेंगे तो मेरे ख्याल से यू आर द वन एंड यू द फर्स्ट वन के जो इसके ऊपर इनिशिएटिव लेकर जाएंगे, जिस तरह आपने बाकी चीज़ों पर लिया हुआ है। इनिशिएटिव लिए, लेकिन उसमें कुछ ऐसे शफाफियत के मसाइल थे, तो इस वजह से वो फिर इनिशिएटिव रुक जाते हैं। तो इसमें हमारी कोशिश ये है कि इसको बहुत ही केयरफुली जो है, और ये कि हमारी सब कैबिनेट भी जितनी भी है, हम टेक्नोक्रेट्स हैं, हमारा एक क्लीन पास्ट है, तो हम चाहते हैं कि इसको एक ऐसे तरीके से करें जिस तरह हमने एक ऑक्शन भी कराया, तो ये इसकी लाइव टेलीकास्ट हुई सोशल मीडिया पे, TV चैनल्स पे, कि बिल्कुल किसी को कोई शक ना हो किसी चीज़ पे। तो हमारा ये है कि कोई भी चीज़ हम करें तो उसके अंदर जो है ना आवाम के जो पैसे हैं उनका बेहतरीन तरीके से एक एक पाई का जो है वो हिसाब प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसका जो है वो ऐसे खर्च कर रहे हो जैसे अपने को ज़ाती
अपने ज़ाती काम है। हाँ। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ना इब्राहिम साहब जो है ना वो लोगों के लिए बड़ी हमदर्दी रखते हैं और उनका दिल करता है मैं कुछ कर दूँ। यानी कि वो जो एक बंदा अपने उसमें रूम जो उसको मिला होता है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें रह कर करना चाहता है वो कर सकते हैं। मगर मुझे यूँ लगता है कि ना शहर में मसाइल है जो दिखाई नहीं देते, माफिया जो है वो बहुत तेज़ है। अब देखें एक बंदा फोत हो गया, उसने कब्र लेनी है, उसको कब्र नहीं मिलती। कब्र मिल गई है 25,000 से कब्र का रेट शुरू होता है 4.5 लाख रुपया। 4.5 लाख रुपया। मैं मुझे एकदम मेरे जेल में आया, साथ वजीर भी बैठे हुए हैं। मैं परसों एक जनाजे पे चला गया। बड़ी हाई फाई सोसाइटी है वो। तो वहाँ पे ना मुझे जो जिनके घर ये मामला हुआ, एंड पे जब हमने जनाजा वगैरह पढ़ लिया तो उनके घर वालों ने बताया कि 4.5 लाख रुपए का हमें ना आज ये कब्र का रेट मिला है। हालांकि उस सोसाइटी में जब उन्होंने घर लिया तो उनको नहीं बताया गया था कि इसका रेट ये होगा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इब्राहिम साहब के कफन दफन हर चीज़ बंदा करके बंदा पहले ही परेशान होता है। मेरा ख्याल है क्या मरना भी इतना महंगा हो गया हमारे लिए। जी ये बहुत महंगा है, इतना तो ब्रेड नहीं होता। तो कैसे अब मियानी साहब देख लें वहाँ से ही 10,000 रुपया, कुछ इस तरह नहीं हो सकता कि एक फीस होनी चाहिए, एक जगह तो वही है, सिस्टम भी वही है, हर बंदे में जाना है। जो लोकल गवर्नमेंट्स के अंडर ग्रेवयार्ड्स आते हैं, अच्छा उसकी तो अभी जब हमने एक कैंपेन लॉन्च की थी पंजाब सफाई निस्फ़ मुहिम, उसके अंदर तकरीबन हमने 12-15 हज़ार कब्रिस्तानों की सफाई कराई थी। और इसके साथ साथ जो हमारे एक अथॉरिटी अंडर है वो है शहर खामोशा, और ये मॉडल ग्रेवयार्ड्स का एक प्रोजेक्ट है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। और इसमें तकरीबन अभी पिछले कोई 2 महीने पहले हमने 400 मिलियन रुपीज़ के फंड्स रिलीज़ किए हैं और पूरे पंजाब में 8 मॉडल कब्रिस्तान जो है वो इन द नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स जो है वो फिनिश हो रहे हैं। और उसके अंदर मॉडल जनाजगा भी है, उसके अंदर मोर्चरी भी है, उनके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट मैयत गाड़ी है जिसमें 40-50 लोग बैठ सकते हैं। और आप जिस तरह हमारे इमरान साहब ने बताया कि तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये कब्र का है, तो उधर जो है सिर्फ 3,000 में आप जो है वो कब्र ले सकेंगे। उधर सब्सिडाइज्ड है, तकरीबन 70-80% जो है सब्सिडी है। और हम साथ कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट को मिला रहे हैं कि जिसमें आपको बगैर किसी मुआवजे के आप जो है उधर अगर कोई बंदा शाहबाग कोई फोत हो गया तो वो काने तो नहीं जाएगा ना एम्बुलेंस लेकर, वो लोगों को कैसे ट्रक पे बिठा के लेकर जाएगा। यहाँ पे तो इलाका वाइज होता है, आपको पता है। हमारा एक सोसाइटी है, सोसाइटी में बंदा रहता है कि मेरे वालिदैन की कब्र पास हो, बंदा रोजाना जाए आए। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई इस तरह का सिस्टम नहीं हो सकता, मैकेनिज्म इस तरह का बनाना चाहिए ना। देखें जो मेरा ख्याल है, मैं अब वैसे जनरल बात करूं कि जो कब्रिस्तान है शहर के अंदर वो ऑब्वियसली ना बड़े डेंसली पॉपुलेटेड है और उधर पहले से ही जो है वो 99% शायद जो है ना ऑक्यूपेंसी हो चुकी जगह उधर होती नहीं है। तो जो लिमिटेड होती हैं तो उधर वो कुछ ऐसे लोग जो उधर के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनका अपना ज़ाती इंटरेस्ट होता है, वो कुछ फेक कब्र बना देते हैं कभी, और उनको अब आम आदमी आप जाएंगे आपको ले गए तो जगह नहीं है, लेकिन उनको पता होता है कि उस पेड़ के नीचे वो उधर जो है एक हमने बचाई हुई है। अब वो उसकी क्योंकि शरारत होती है और उनकी उसमें अपनी लिहाज से मेहनत होती है तो उसका जो है ना मुआवजा उन्होंने लेना चाहते हैं आवाम से, लेकिन ये भी रुकना चाहिए। और इस पे जो है मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे क्रैकडाउन करें, क्योंकि मैंने देखा है और मुझे इन्फॉर्म भी हुआ है। इसके अंदर ना एक और चीज़ है कि लोकल जो सोसाइटीज़ हैं उनकी तो अपनी मैनेजमेंट होती है, और जिस तरह मियानी साहब और बकाया कब्रिस्तान है इनकी भी अपनी अपनी वो एसोसिएशंस हैं। तो ये गवर्नमेंट के अंदर कुछ आती भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का काम है कि प्रोग्राम के बाद उस सोसाइटी का नाम बता जरूर आप बताइएगा। हमारा वक्त यहाँ पे खत्म हुआ है और मजीद भी बहुत से ऐसे इश्यूज थे जिन पे बात करनी थी, लेकिन वक्त यहाँ पे खत्म हो चुका है। निगरान सूबाई वजीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए। इमरान अकबर भी हमारे साथ मौजूद है, इमरान आपका भी बेहद शुक्रिया। और जनाब हम यही चाहते हैं कि इस तरह के जो यंगस्टर जब हुकूमत में आते हैं तो वो आवाम से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं और उनकी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। तो इस तरह की और भी जनरेशन जो हैं इसमें आ सकती हैं और आपको भी मौका मिल सकता है कि आप भी किसी ओहदे पर फाइज हो सकते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम सेहत से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और हमारे एक्सपर्ट मेहमान से उनका बेहतर इलाज और एहतियात जानते हैं। तो जनाब हमारा जो फेस होता है ना, वो दुनिया के आगे आपकी रिप्रेजेंटेशन का सबसे अहम और एक बेहतरीन ज़रिया भी होता है। और अगर आपका फेस ख़राब हो जाता है तो मुख्तलिफ बीमारियाँ तो आपको गले लगाती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपकी ख़ुद के साथ गैर मुखलसी की खूब मंजर कशी भी करता है। और आपको पता है कि मौसम बदल रहा है और इस मौसम में स्किन के हवाले से मुख्तलिफ बीमारियां भी पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसमें मिलिया भी एक स्किन का इन्फेक्शन ही है। और इस हवाले से बात करेंगे, मिलिया होता क्या है और किस तरह इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। ये इन्फेक्शन है या फिर ये एक डिज़ीज़ है स्किन के हवाले से, देन एंटी एजिंग के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ जनाब मौजूद हैं डॉक्टर उस्मा सलीम हैं, जो कि एस्थेटिक प्रैक्टिशनर हैं और उनको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर उस्मा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। डॉक्टर उस्मा, मिलिया, बहुत से लोग इसकी शिकायत करते हैं कि मिलिया छोटे छोटे हमारे फेस पे दाने निकल आते हैं, तो ये है क्या एक्चुअली? इसकी रूट कॉज क्या है, क्यों बनते हैं ये? मिलिया जी ये एक स्किन की कंडीशन है जिसके अंदर आपके अपनी जो स्किन की केराटिन है जी। वो शेड ऑफ होने की बजाय एंट्रैप हो जाती हैं स्किन के सेल्स और सिस्ट, वाइट सिस्ट बन जाती है। इनको मिल्क स्पॉट्स भी कहते हैं। अच्छा। तो ये मिलिया की जो है वो मेन वजह जो है वो यही है कि आपकी अपनी ही स्किन की जो केराटिन है वो इंस्टेड ऑफ शेडिंग ऑफ, वो जब एंट्रैप हो जाती है तो वो ये इस तरह के वाइट स्पॉट्स जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात आपका अपना सीबम जो है, आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं विद योर सीबम। तो सेकेंडरी मिलिया जो है वो एक प्राइमरी मिलिया होता है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो है उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि व्हेन योर ओन बॉडीज़ ओन केराटिन इज entrapped within your cells, तो वो उसको सिस्टिक फॉर्म बना देती है। सेकेंडरी ये है कि व्हेन योर पोर्स गेट क्लॉग्ड विद द सीबम, तो उससे एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट जो है वो आपका सेकेंडरी मिलिया बन जाते हैं। और ये नोज़ और चीक एरियाज़ पे क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल बम्पी जो है वो वाइट हेड्स भी बहुत से लोग इसको कहते हैं। वाइट हेड्स कहते हैं, लोग कंफ्यूज करते हैं विद वाइट हेड्स। एक्चुअली वो वाइट हेड्स नहीं होते। ये हाँ जी। तो ये ज़्यादातर हमारे फेस के किन एरियाज़ पे ज़्यादा हो सकते हैं? ये ज़्यादा नोज़ पर और चीक पर और एक्सट्रीमिटीज़ पर जो है ना, बाजुओं पर भी लोगों को ये इसका इशू होता है। अच्छा, छोटे बच्चों में भी ये चीज़ें? जी, न्यू बॉर्न बेबीज़ में भी होता है। और लेकिन वो ये है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ वाला जो मिलिया होता है वो 4-5 वीक्स के अंदर खुद ही उनके बॉडी के सेल्स शेड ऑफ होते हैं और वो सबसाइड कर जाता है। अच्छा, जैसे मुझे अभी इधर चिन पे है छोटे छोटे से दाने बने हुए हैं, तो बहुत से लोग हैं जिनके दाने बनते हैं, मिलिया बनता है और वो फिर खुद ही गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। और बहुत से लोग हैं जिनका रहता भी है, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि अगर आप रेगुलरली एक्सफोलिएशन करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं, स्टीम लेते हैं, तो इससे ये है कि ये शेड ऑफ हो जाता है। मतलब इसमें कोई यू डोंट नीड एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर दैट। लेकिन कुछ लोगों का ये हार्डन हो जाते हैं, तो उसके लिए वो इतना हार्डन होता है कि इवन वो स्क्रब कर रहे होते हैं और वो इसको नहीं जा रहा होता। तो फिर उसके लिए फिर जो है वन शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। और फिर उसमें हम ये करते हैं कि इसमें डी रूफिंग भी सम टाइम कर देते हैं कि जो सिस्ट होती हैं छोटी छोटी, उनको विद स्टेरॉइड नीडल पंक्चर कर देते हैं। या फिर हम डायाथर्मी कर देते हैं, कॉटरी कर देते हैं, क्रायोथेरेपी भी आजकल है कि ये फ्रीजिंग उसके ऊपर नाइट्रोजन के साथ जो उन पॉइंट्स को जो है वो कर देते हैं और ये बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाते हैं। और ये पेनलेस प्रोसीजर्स हैं। हाँ, ये कोई इतने वो नहीं है। लेकिन इसकी केयर में ये है कि आप अगर ये रिकरेंस होता है कि अगर वंस दोबारा से हो जाता है, कि इसमें यही है कि आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, द प्रोडक्ट्स और द कॉस्मेटिक्स विच कंटेन्स द पेट्रोलियम। और ये जो आपका वेजलिन और लोग ये लगा रहे होते हैं, पेट्रोलियम जेलीज लगा रहे होते हैं, तो इस तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो है ये ज़्यादा इसकी कॉज करते हैं। फिर स्टीरॉयडल क्रीम्स जो हैं, प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ द स्टीरॉयड्स, जो क्रीम्स के अंदर लोग डाल के ऐड करके कुछ बना लेते हैं, कोई फार्मूला, फार्मूला क्रीम होती है तो वो उन्होंने कोई बनाई होती है, तो वो फार्मूला क्रीम जो है वो इट्स रियली वेरी हार्मफुल फॉर द स्किन। तो ये वो भी जो है वो क्रॉनिक
यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स जो है इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ मिलिया। अच्छा, क्या ये एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसमें आ सकते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है? डेफिनेटली, क्योंकि जब व्हेन यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन, इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में अगर आप सनस्क्रीन नहीं वेयर कर रहे तो फिर आपकी अल्ट्रावायलेट रेज जो है स्किन को डिहाइड्रेट कर रही हैं। और जब आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो रही है तो उसके अंदर जो है वो डेफिशिएंसीज होंगी विटामिन्स की, ब्लड सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें, तो स्किन जो है वो इट विल बिकम मोर प्रोन टू हैव दीज सॉर्ट्स ऑफ इन्फेक्शंस। तो इसका फिर ट्रीटमेंट यही है कि हमें कंसल्ट करना पड़ेगा और वो जब ट्रीटमेंट के बाद दोबारा से भी निकल सकते हैं? नहीं, ट्रीटमेंट जब आप इसको लेंगे तो रेगुलर आप उसकी स्किन केयर करें। अच्छा, फिर स्किन केयर करनी आप पड़ेगी खुद करें, होम केयर, ठीक है। और फिर उससे आपको रिपीटेडली ये प्रॉब्लम नहीं होगा। वो एक्सफोलिएशन मैंने आपको बोला ना कि हमारे पास बड़ी माइल्ड सी हम पील्स यूज़ करते हैं जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करते हैं, तो वो ग्लाइकोलिक एसिड के साथ जो है वो अगर आप वो यूज़ करती हैं वो पील्स उसके साथ एक्सफोलिएशन करते हैं तो आप घर में भी वो कर सकते हैं। और वो ये कि डेड सेल्स आपके खुद ही जो है शेड ऑफ हो जाएंगे और स्किन आपकी जो है वो बड़ी अच्छी, यू डोंट नीड डेली करना चाहिए एक्सफोलिएट? वंस अ वीक हमें करना चाहिए, ठीक है। डेली भी नहीं करना चाहिए, वो भी आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकती है। अच्छा, ये डिजीज कहलाएगी या इन्फेक्शन कहलाएगा? मिलिया इट्स अ कंडीशन, इट्स अ कंडीशन ऑफ इट्स अ स्किन कंडीशन, ठीक है। ये डिजीज नहीं है, ठीक है, ये डिजीज़ नहीं है, इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आपको अपनी स्किन की हाइजीन का ख्याल रखना है और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपने किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करना है ख़ास करके, ताकि इसकी कंडीशन ख़राब वर्स ना हो जाए। अच्छा, जो फूड इनटेक है क्या उसमें भी इसका कोई किरदार है? जो फूड इनटेक हम कर रहे होते हैं, बहुत सारी बाहर से चीज़ें खा रहे होते हैं, पोल्ट्री जो है, ऑयली जो है, जंक फूड, हाँ जी, ऑयल है ज़्यादा, जो मतलब जितना आप ऑयल खाएंगे वो उतना ज़्यादा वो प्रोड्यूस होएगा, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब एंटी एजिंग पे आ जाते हैं, जो हर किसी का मसला है, वो चाहे ख़वातीन हो या फिर मर्द हो, कि एंटी एजिंग किस तरह हम एज रिवर्स अपनी कर सकते हैं कि हमारे चेहरे से लगे ना कि हम एज में बड़े हो गए। तो क्या करना चाहिए? मतलब फाइन लाइंस आ जाती है, रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, आपकी तो इसमें एक्सपर्टीज़ भी है, तो किस तरह इसको हम रोक सकते हैं? जो एंटी एजिंग में ये पहले तो स्किन केयर में आप जो है सन स्क्रीन जो है उसका बहुत ख्याल रखें कि सन स्क्रीन ऑलवेज वेयर गुड SPF 50+ जो है अकॉर्डिंग टू हमारी जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंगली वो वेयर करें। लोग SPF 30 और इतना इस तरह के यूज़ कर रहे होते हैं जो कि काफ़ी नहीं है हमारे क्लाइमेट के हिसाब से। और सेकेंडली ये है कि इसके अलावा आप अपना डाइट जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो जितना एंटीऑक्सीडेंट्स को आप ऐड अप करेंगे तो आप जो है वो उसमें एजिंग में, क्योंकि बॉडी इज़ कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूसिंग फ्री रेडिकल्स, ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स है दे आर टारगेटिंग नॉट ओनली योर स्किन टू द एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। एजिंग सिर्फ आपकी स्किन की नहीं है, एजिंग आपके लिवर की भी है, आपकी किडनी की भी है, आपके सारे ऑर्गन्स की हैं। और ये फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर जब प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो हर ऑर्गन को टारगेट कर रहे हैं। आपकी खून की शरेयानों के अंदर एजिंग जो है एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करती है, विच इज़ द मेन कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। एज के साथ साथ क्यों ब्लड प्रेशर होता है? क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स हर बॉडी की चीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं और इनको नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस रखा हुआ। जितना ऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं तो नेचर बॉडी के अंदर जो है इसको compete करने के लिए आप हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी बन रहे हैं जो कि इनको बैलेंस इनका अगर बराबर रहेगा तो वो ये टारगेटिंग जो है हार्मफुल नहीं होगी। और अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर फ्री रेडिकल्स की जो है वो पलड़ा अगर भारी हो गया तो वो फिर आपको डैमेज ही करेगा एवरी ऑर्गन। तो किस तरह की ट्रीटमेंट्स हमें लेने चाहिए कि इस प्रोसेस से बचा जा सकता है? यही है कि आप अपना बैलेंस, जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं जिसमें एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेसेस हैं, लैक ऑफ स्लीप है, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी आ जाते हैं। ऑल दीज आर द कंडीशंस जो आपके फ्री रेडिकल्स और आपकी बॉडी को स्ट्रेसफुल कंडीशंस जब गुजरती है बॉडी तो उसमें फ्री रेडिकल्स और ये ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और आपका जो ऑक्सीडेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें ये है कि आप विटामिन E जो है इज़ अ रिच
सोर्स ऑफ मतलब बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है। और जो कि इसके सोर्सेज जो विटामिन ई के हैं वो आप डिफरेंट फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उनसे आप जो है विटामिन ई जो है वो एडिक्वेट अमाउंट के अंदर जो है वो आप डेली उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। हाँ, ताकि वो ये है कि आपके फ्री रेडिकल्स जो है वो आपकी स्किन को टारगेट ना करें, आपके बॉडी ऑर्गन्स को टारगेट ना करें, और आपका जो है वो एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाए। तो वी कांट स्टॉप एजिंग बट वी कैन रिटार्ड द ग्रोथ स्पीड ऑफ योर एजिंग प्रोसेस। लेकिन एस्थेटिक्स में कौन कौन से ट्रीटमेंट है, मतलब फेशियल्स किस तरह के हैं या इस तरह की कौन सी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को स्लो डाउन कर देती हैं? इसमें हम जो रिसेंटली अभी जो चीज़ यूज़ हो रही है वो लेज़र रीसर्फेसिंग है। अच्छा। लेज़र रीसर्फेसिंग एक्चुअली क्या करते हैं कि इसमें आपकी जो सुपरफिशियल लेयर है जिसमें फाइन लाइंस डेवलप हो रही हैं, तो उसको जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। मतलब दो तरह के लेज़र्स हैं, एक एब्लेटिव लेज़र्स होते हैं और दूसरे नॉन एब्लेटिव होते हैं। तो उसमें ये कि डाउन टाइम का फ़र्क होता है कि कुछ में रिकवरी टाइम जो है वो थोड़ी प्रोलॉन्ग होती है और कुछ में रिकवरी टाइम जो है वो शॉर्ट पीरियड के अंदर हो जाती है, और कुछ में आपको डिफरेंट सेशंस लेने पड़ते हैं। और जो है आपका एब्लेटिव वो उसमें एक ही सिंगल सेशन आप लेते हैं और उससे काफ़ी आपको जल्दी फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन उसमें आपको फिर 1 वीक का थोड़ा केयर होती है कि रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं आप, उसके बाद आप ओपनली अपने जॉब पे नहीं जा सकते। अच्छा। और वो ये तो जो दूसरे हमारे जैसे लोग नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। दो तरह के मैं बता रही हूँ, तो दो तरह के होते हैं। आप एब्लेटिव वाले की तरफ मत जाएं, आप नॉन एब्लेटिव की तरफ चले जाएं, जिसमें IPL है। IPL के साथ हम करते हैं, वो ये है कि उसमें मल्टीपल 2 से 3 सेशंस आपको रिपीट करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपकी जो स्किन है उसका रिजुविनेशन हो जाती है। और प्लस वो ये है कि वो आपका जो कोलेजन है उसकी स्टिमुलेशन कर देता है, और कोलेजन जो है वो खुद ही बॉडी बनाना शुरू कर देती है। जिससे आपका जो है स्किन टाइटनिंग होती है, फेस लिफ्टिंग का इफेक्ट जो है वो आ जाता है, जो आपका स्किन सैग करना शुरू हो रही होती है और फाइन लाइंस डेवलप हो रही होती है, वो काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूव कर देता है ओवरऑल। ठीक है। अच्छा, ये जो आजकल हाइड्रा फेशियल्स और इस तरह के फेशियल्स आ रहे हैं, क्या ये भी बेनिफिशियल हैं हमारी स्किन के लिए या एंटी एजिंग के लिए? एंटी एजिंग के लिए, क्योंकि हाइड्रा फेशियल में देखिए जो हम बाइपोलर और यूज़ करते हैं तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू योर फेशियल मसल्स। अच्छा। जैसे आप बॉडी में बाइसेप्स बनाने हैं तो आप टोनिंग के लिए एक लाइट सा वेट उठाते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर कि हमारे मसल टोन अप हो जाएं, तो इसी तरह फेस के मसल्स भी हैं, उस पे मैंने आपका देखा भी है, कोई फेस का योगा भी है आपने बताया। तो ये सारे दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि आपके फेशियल मसल्स को टोन अप करते हैं। अच्छा। तो वो अभी इसी तरह हम जो हाइड्रा फेशियल है उसके अंदर हम मिलिया जैसे आपने अभी हमने किया, तो उसके लिए जो मैंने ग्लाइकोलिक एसिड का है, तो हम यही माइल्ड से एसिड्स यूज़ करते हैं फॉर द डेड सेल रिमूवल एक्सफोलिएशन। एक मतलब ये उसके पार्ट में है, और सेकेंडली उसके अंदर कुछ हमारी टूल्स होती हैं जिसमें बायपोलर होता है जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देता है टू द फेशियल मसल। बहुत ही माइल्ड सी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है और वो मसल की टोनिंग करती है, जॉ लाइन डिफाइन हो जाती है, और ये कंटोर्स आपके फीचर्स जो हैं वो जो है डेफिनेटली वो ये कि आप एक चीज़ को आप टोन अप करवाते रहेंगे तो वो अच्छी होगी, एग्जैक्टली हाँ, एनहांस होगी और आप खूबसूरत नजर आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए एस्थेटिक में ही बहुत सारी चीज़ें जैसे फिलर्स आ गए हुए हैं, ये चीज़ें भी आ गई हुई है ताकि आपकी फाइन लाइंस भी छुप जाती हैं, डार्क सर्कल्स भी छुप जाते हैं उसमें भी, तो ये भी चीज़ें बेनिफिशियल हैं, ये इनका कुछ ना कोई कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है हमारी स्किन पे? फिलर्स जो हैं एक्चुअली नहीं, फिलर्स के अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है। अच्छा। और हाइलुरोनिक एसिड बॉडी खुद भी बना रही होती है नेचुरली। तो जहाँ पर आपका देखिए डिप्रेशन बनता है, जैसे नाक के नेजोलेबियल फोल्ड्स होती हैं आंखों के नीचे, तो या आंखों के नीचे जो है वो टीयर ट्रफ एरिया जो है वो आपका ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू होता है। एजिंग में जो है आपकी फैट पैड्स जो है वो यहाँ से नीचे को ड्रूप कर रहे होते हैं, तो इधर हॉलोनेस सी आ जाती है, उसको हम बड़ा फाइन सा फिलर डाल देते हैं और वो आपकी एक सटल सी लुक जो है वो आ जाती है बीनीथ योर लोअर आईलिड्स। तो उसमें ये है कि ये चीज़ जो है वो फिलर आपका एनहांस कर देती है आपके जो लैक हो रहा है कोलेजन, लेकिन इससे बेहतर जो है वो ये है कि आप जो है वो ऐसी चीज़ें कराएं जो आपका अपना कोलेजन बूस्ट कराए ना। आप फिलर डालेंगी
वो इट विल लास्ट ओनली फॉर 8 to 9 मंथ्स, फिर रिपीट करेंगे आप, फिर डलवाएंगे। तो फिर आप कुछ ऐसी चीज़ करें जो कि कॉन्टिन्यूसली, क्यों ना आपका अपना कोलेजन बनना जो स्लो डाउन हो गया है, आप उसको बूस्ट अप करें। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जो रूटीन है वो अपनानी चाहिए। जी, माइक्रो नीडलिंग है और माइक्रो नीडलिंग विद PRP, मतलब प्लाज्मा रिच, जो आपका अपने ब्लड से प्लाज्मा हम डिराइव करते हैं, उसके साथ हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं बीनीथ द आई एरिया। उससे ये है कि आपके फेस की मतलब माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं, उससे फाइन लाइंस बहुत अच्छी इंप्रूव कर देती हैं, क्योंकि आपका अपना कोलेजन बनना शुरू हो जाता है। हम कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा उसमें नहीं करते, आपके अपना ही ब्लड से डिराइव किया हुआ प्लाज्मा, उसके साथ माइक्रो नीडलिंग करते हैं। कोई जो है नुकसान आपको नहीं हो सकता है, नो एलर्जी, नो साइड इफेक्ट हो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अज़मा सलीम हमारे साथ मौजूद थी और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने थे, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमें यहीं पे ख़त्म करें पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।